हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पी गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम पढ़ने वाले हैं माई सिक्वल फंक्शन, जिनको हम कैटेगराइज करते हैं 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट आता है इसमें स्ट्रिंग फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस जो कि हमारे स्ट्रिंग से डील करेंगे। सेकंड कैटेगरी आती है न्यूमरिक फंक्शन, ऐसे सारे फंक्शन जो कि सिर्फ नंबर से डील करेंगे। फिर हमने कैटेगराइज किया है डेट एंड टाइम पे। जैसे हमारे पास डेट एंड टाइम आपको पता है कि हम टेबल में स्टोर करा सकते हैं, तो कभी किसी का मंथ एक्सेप्ट करना, किसी की डेट एक्सेप्ट करनी, तो उस टाइप की जो भी फंक्शन जो डेट और टाइम से डील करते हैं वो सब आते हैं हमारे डेट एंड टाइम की कैटेगरी में। और आपको ध्यान होगा कि यही हमारे डेटा टाइप्स होते थे एसक्यूएल के अंदर। और लास्ट कैटेगरी आती है हमारी एसक्यूएल एडवांस फंक्शन। आज के लेक्चर में हम दो टाइप के फंक्शंस कवर करने वाले हैं, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। इसमें हम सारे फंक्शंस को थ्योरेटिकली देखेंगे, फिर हम अपने वर्क स्पेस पे जाके उन सारे फंक्शंस को अप्लाई करके देखेंगे। और ये वीडियो मेरा प्रिपेयर करने का प्लान नहीं था, पर जब मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रही थी कंपनीज के क्वेश्चंस, तो तब मैंने फिगर आउट किया कि आपको मे बी ये नीड हो सकती है कि ये फंक्शंस मुझे आपको समझाने पड़े, या फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते कि आप गूगल पे जाते फिर सर्च करते कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं ये फंक्शंस यूज कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ आपके एफर्ट्स बचाने के लिए मैं ये लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ, जिसकी वजह से जो कंपनी के क्वेश्चंस हैं वो डिले हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं लेक्चर्स दे रही हूँ तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, जिसकी वजह से जो आपकी प्रिपरेशन है कंपनीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो ज्यादा अच्छे प्रिपेयर कर पाओगे आप। और साथ में मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। और चलो करते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे माई सिक्वल के स्ट्रिंग फंक्शंस कौन से होते हैं। इसमें अप्रोक्स आपके पास 18-19 फंक्शंस होंगे। इसमें हमारे पास अप्रोक्स 19 फंक्शंस हैं। और ये सारे फंक्शन अगर कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आ रहा है ना, जैसे किसी ने जावा की हुई है या फिर हमारे पास C++, तो उसे थोड़ा बहुत इजी लगेगा कि आइडिया होगा कि हाँ ये फंक्शंस उसमें भी होते थे, किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल न्यूबी है इस एसक्यूएल के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उन्हें थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेकिन मैं भी ऐसे ट्राई करूंगी कि आपको सब चीजें क्लियर आउट हो जाए, कोई भी डाउट ना बचे। लेकिन अगर आपको स्टिल कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, एंड आई विल मेक श्योर कि जितनी जल्दी मैं रिप्लाई कर सकती हूँ आपके सॉल्यूशन लेकर आने के लिए प्रॉब्लम का, मैं वो आपको कमेंट कर दूँ। और वरना मैं कोई नई वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर, अगर मैं कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाऊंगी। और इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, टेबल का कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ तो हम कोई टेबल यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन इससे जो प्रीवियस टेबल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्ट्रिंग फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है हमारे पास स्काई वैल्यू। स्काई वैल्यू आपको पता है कि हर एक कैरेक्टर को कंप्यूटर एज अ कैरेक्टर रीड नहीं करता, बल्कि एज अ नंबर और फिर उसकी बाइनरी कन्वर्जन होता है। तो जब हम स्मॉल ए या कैपिटल A B C या कोई भी नंबर लिख रहे होते हैं, तो उसकी एक स्काई वैल्यू होती है। आप या तो वो आप याद करो और खुद एक्सप्लिसिटली मेंशन करो, वरना आप, क्योंकि ह्यूमन के लिए क्या इजी होता है किसी भी करेक्टर को बताना कि ABC लिख दिया, किसी का नाम लिख दिया। अब हम नंबर्स तो नहीं लिखेंगे ना उसकी जगह, या फिर बाइनरी डिजिट्स नहीं लिखेंगे। तो इसलिए सिर्फ अपने करेक्टर्स में अगर हमें फिगर आउट करना हो कि इस पर्टिकुलर करेक्टर का स्काई वैल्यू क्या है, तो हम उसके लिए क्या फंक्शन यूज कर सकते हैं, स्काई वैल्यू। फंक्शन सिंपल सा होगा कि आपको स्काई लिखना होगा, उसका आगे जिस भी करेक्टर की आपको स्काई वैल्यू चाहिए वो लिखनी होगी। लेकिन अगर आपने थोड़ी चालाकी चली कि यार मैं तो पूरी स्ट्रिंग दे देता हूँ और फिर देखता हूँ कि उस स्ट्रिंग की स्काई वैल्यू क्या होगी, तो उस वाले केस में ये फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। जो भी उस स्ट्रिंग का सबसे पहला इनिशियल कैरेक्टर होगा, फर्स्ट कैरेक्टर होगा, उसकी आपको स्काई वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर आपको उसमें डाउट है तो हम चलते हैं अपने वर्क स्पेस पे और फिर करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये फंक्शन यूज करना है तो आपको टेबल की नीड नहीं है अभी के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, आप लिखना है यहाँ पे सिलेक्ट कमांड। और सेलेक्ट के बाद क्या होता है, सेलेक्ट जैसे इंस्ट्रक्शन देता है हमारे माइस्क्ल इंजन को कि हाँ जो भी इसके बाद का कंटेंट है वो हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम स्काई वैल्यू निकालना चाहते थे किस करेक्टर की, हम निकालना चाहते थे जिससे ए की, स्मॉल ए की। तो इसकी स्काई वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो वो है हमारे पास 97। अब आपको एक चीज दिख रही है कि हमारा जो कॉलम का नेम है वो भी किस उस पे आ रहा है, जो भी हमारा फंक्शन है। अगर आपको ये चेंज करना हो तो आप सिंपल क्या लिखते हो, तो एज कमांड लिखते हो, या फिर बिना एज के कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हो। जैसे मैं लिखना चाहती हूँ वैल्यू, तो अब जो मेरा कॉलम का नेम आएगा ना वो है वैल्यू। तो इस केस में जो हमारी स्काई वैल्यू आई है स्मॉल ए की, वो है 97। और वहीं अगर कैपिटल ए होता तो कैपिटल ए की स्काई वैल्यू क्या होती है, 65। अगर मैं, वही जो मैंने बोला कि अगर आप चालाकी से करते हो कि मैं एक सिंगल करेक्टर ना देकर मैं पूरी स्ट्रिंग दे देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ एप्पल,
तो एप्पल में क्या होगा, जो इनिशियल कैरेक्टर होगा मतलब कैपिटल ए, उसकी वैल्यू, तो इसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, 65। तो क्या रिजल्ट आया, 65 आया। तो जब भी आप एस्काई यूज करोगे तो हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर की आपको वैल्यू रिटर्न होगी। दूसरा, अगर आपको कहीं यूज करना पड़ जाए कि जो आपके पास स्ट्रिंग आप दे रहे हो इनपुट में, मुझे उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन है। एक है कैर लेंथ और दूसरा है यहाँ पे कैरेक्टर लेंथ। अब ऐसे आप बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने वाले हो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल फंक्शंस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे माई क्या एक तरीके से रिलेशनल डेटाबेस है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, या फिर ऐसे सिक्वल है तो ओरेकल भी है। रिलेशनल के अंदर भी वाइड कैटेगरी है हमारे डेटाबेस की। अब क्या होता है कि कुछ फंक्शन माई सपोर्ट कर रहा था, कुछ फंक्शन वो। तो जब अगर मैंने स्टार्टिंग में माई किया और मैं किसी और चीज पे जा रही हूँ रिलेशनल डेटाबेस पे, और वहां मुझे पता लग रहा है कि कैर लेंथ वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं उसके लिए दूसरा फंक्शन याद कर रही थी। तो जो मल्टीपल फंक्शंस हमारे माई में आए हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि अगर कोई यूजर किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है माइस्क्ल को यूज करने के लिए, तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हमने क्या करा, मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करी एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वैसे ही हमारे पास करेक्टर लेंथ को निकालने के लिए कितने फंक्शंस हैं, दो फंक्शन है। एक है कैर अंडरस्कोर लेंथ और दूसरा है करेक्टर अंडरस्कोर लेंथ। और आपको इसके ब्रैकेट्स में क्या मेंशन करना होगा, अपना स्ट्रिंग के नेम। अब वहीं अगर मुझे ये फंक्शन निकालना होता कि एप्पल की लेंथ निकालनी होती, तो या तो मैं कैर लेंथ लिखती, और कैर लेंथ लिखने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 5। तो एप्पल की लेंथ कितनी, 5। या फिर मैं लिख सकती थी यहाँ पे कैरेक्टर लेंथ। तो अभी भी कितनी वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ पे, 5। तीसरा फंक्शन है इसमें कि अगर आपको मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कनकेट करना, मतलब कि कॉन्केट करना मतलब मर्ज करना। अब आपने एक क्वेश्चन शायद पहले किया होगा, मैंने एक असाइनमेंट में दिया था, अगर आपने वो किया है तो आप ये वाला फंक्शन इजीली समझ जाओगे। इसमें क्या होता है कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज को कंबाइन करके दिखाना है, उस क्वेश्चन में था कि एक एम्प्लॉय थी, आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक ही कॉलम के अंदर दिखाना था। तो उस केस में हम कॉन्केट यूज कर सकते थे। तो कॉन्केट हम कैसे यूज करते, जो भी चीजें हमें मर्ज करनी है, पहले हम कॉनकेट फंक्शन लिखेंगे। और मान लो मुझे एप्पल और मैंगो आपस में मर्ज करना है, तो मैं क्या करूंगी, एप्पल, फिर उनके बीच में मुझे स्पेस देना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंगो। तो अभी रन करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आई, एप्पल स्पेस मैंगो। और अगर आप ये स्पेस ना दिखा देना, तो आपके पास है ना एप्पल और मैंगो आपस में मर्ज होकर आ जाते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कॉन्केट में कि आप क्या करो कि जब आप मल्टीपल वर्ड्स को कर रहे हो तो उनके बीच में एक सेपरेटर ऐड कर दो। काफी बार क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब भी नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं उसके स्टार्टिंग में स्पेस दे देते हैं, लेकिन एक सही पैटर्न नहीं होता कोड को लिखने का। आपको हमेशा अलग से मेंशन करना चाहिए कि क्या सेपरेटर होता है। तो ये हो गया हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स को मर्ज करने का पैटर्न, कि आप क्या करोगे, कॉन्केट फंक्शन यूज करोगे, जितने भी मल्टीपल एक्सप्रेशन है उन्हें कर दोगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपके पास कहीं पे एक्सप्रेशन में आपने कोमा करते करते नल वैल्यू दे दी, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास है ना पूरा ही रिजल्ट नल आ जाएगा। देखो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ना, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, नल। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि आप कॉन्केट के टाइम पे कभी भी नल नहीं लिखोगे, वरना आपके पास सारा का सारा रिजल्ट ही क्या हो जाएगा, नल। सेम चीज आती है हमारे पास कॉन्केट वीएस। अब इसमें क्या होता है कि हमें आपको एक प्रॉब्लम ध्यान है कि यहाँ पे जब हम दो कैरेक्टर्स को, दो स्ट्रिंग को कॉन्केट कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर रहे थे, बार बार यहाँ पे एक स्पेस दे रहे थे। मतलब अगर मुझे इसके आगे बनाना भी ऐड करना पड़ता, तो मुझे फिर से बीच में एक सेपरेटर क्रिएट करना पड़ता, ये। लेकिन ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा पैटर्न क्रिएट कर रहा है, मतलब एप्पल स्पेस मैंगो स्पेस बनाना। अभी अगर मुझे इस चीज को मैं कोशिश करूं कि मैं इस सेपरेटर को अलग से मेंशन कर दूं, तो मेरे पास है ना ये मेरा जो एफर्ट्स है कोड करने के वो बच जाएंगे। तो मैं उसके लिए क्या फंक्शन यूज कर सकती हूँ, कॉनकेट वीएस, और स्टार्टिंग में मेंशन कर दूंगी कि मेरे पास कौन सा सेपरेटर होने वाला है। तो सेपरेटर होगा मेरे पास यहाँ पे स्पेस, और फिर जितने भी एक्सप्रेशन है उन्हें कोमा सेपरेटेड करके मैं मेंशन कर दूंगी। और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्ट होगा ना वो एक आएगा हमारे पास इन रिटर्न। हर एक एक्सप्रेशन सेपरेट होकर जो भी हमने यहाँ पे सेपरेटर मेंशन किया होगा। तो सर रन करते हैं तो अभी भी हमारे पास सेम रिजल्ट आया, एप्पल स्पेस मैंगो स्पेस बनाना। वहीं अगर मैं यहाँ पे हाइफन कर देती तो अब हमारे पास जितने भी एक्सप्रेशन है वो सेपरेट हो रहे हैं, किससे, हाइफन से।
तो आप चाहे कॉनकेट यूज करो चाहे कॉनकेट वीएस करो, सेम फंक्शन होता है, बस लिखने का तरीका अलग है। और इसमें अगर आपने बाई चांस सेपरेटर नल दे दिया, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सेपरेटर नल दे दिया, तो इस केस में भी ये पूरा रिजल्ट क्या करेगा, नल ही रिटर्न कर देगा। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि अगर आपको लास्ट टाइम पे कोई रिवीजन करना हो तो आप फंक्शंस एग्जीक्यूट करेगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन एग्जांपल्स को देखकर भी समझ सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये क्या काम कर। अब आता है हमारे पास फिफ्थ फंक्शन जो कि है फील्ड। फील्ड क्या होती है कि हमें ये करना होता है कि फाइंड वैल्यू। अब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं और हमें पता लगाना हो कि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे हमारा फील्ड दिया, हमें फाइंड करना है इजी, इजी, और उसके बाद हमने मल्टीपल वैल्यूज दी हुई हैं। तो इन मल्टीपल वैल्यूज में जो इजी है वो किस पर्टिकुलर इंडेक्स पर है, वो इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे इंडेक्स 0 से शुरू ना होकर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। ये सब मैंने इसलिए बताया कि जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम एरे, लिस्ट या टपल इन सबसे डील करते हैं, तो वहां पर हमारा जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ एसक्यूएल में इंडेक्सिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, जैसे मैं सबको रिमूव कर रही हूँ और यहाँ हम लिखते हैं फील्ड। फील्ड में हमें क्या फाइंड करना है, इजी वर्ड। फिर किन सेट्स में फाइंड करना है कि मान लो अगर एक है हार्ड, फिर मेरा दूसरा है इजी, फिर आ गया मीडियम। ये तीन वैल्यूज हैं जैसे मेरे पास, तो मुझे पता लगाना है कि इजी, इन हार्ड, इजी और मीडियम में किस इंडेक्स पे लाई कर रही है। तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि पहली वैल्यू थी हार्ड, यहाँ मैच नहीं करी। फिर आया हमारे पास इजी और फिर आया मीडियम, तो इंडेक्स क्या रिटर्न हुआ यहाँ पे, इजी का, जो कि है 2। वहीं अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ई करती तो क्या रिटर्न हुआ यहाँ पे, 2। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे यहाँ पे जो फील्ड में जो वैल्यूज जाती है ना, वो केस इंसेंसिटिव होती है। और आपको पता होगा केस इंसेंसिटिव मतलब क्या हुआ, कि अगर हमारे पास करेक्टर कोई कैपिटल है और दूसरे, इसे यहाँ पे कैपिटल था ई और यहाँ पे ई स्मॉल था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे फंक्शंस क्या होते हैं, वो केस सेंसिटिव भी होते हैं, कि ये और ये उसके लिए अलग अलग चीजें होंगी। तो ये ध्यान रखना कि कौन से फंक्शंस केस इंसेंसिटिव है और कौन से केस सेंसिटिव। फील्ड हमारा केस से इंसेंसिटिव फंक्शन है। फिर हमारे पास आता है फाइंड इन सेट, सेम ही है, बस डिफरेंट। देखो यहाँ पे क्या करता है, ये इंडेक्स रिटर्न करता है, और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है इंडेक्स फंक्शन, जो भी हमारी वैल्यू की है, ठीक है। बस इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे हमें हर एक वैल्यू कोमा सेपरेटेड देनी होती है। और मतलब कि आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि ये एक वर्ड अलग है, फिर ट्यूटोरियल अलग है, लेकिन इस केस में क्या है कि जो भी आपको फाइंड करना है ट्यूटोरियल, वो स्टार्टिंग में, और फिर सारी की सारी वैल्यू एक ही कोट्स के अंदर कोमा सेपरेटेड है। और यहाँ पर फील्ड में क्या थी, हर एक वैल्यू कोमा सेपरेटेड थी और अलग स्ट्रिंग की तरह कंसिडर की जा रही थी। तो अगर मुझे इसे किस में चेंज करना, फाइंड इन सेट में, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, सबसे पहले फंक्शन का नाम करती हूँ फाइंड इन सेट। मुझे इजी फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सबको सिंगल कोमा के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर कोमा सेपरेटेड मेंशन कर दूंगी। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे फाइंड इन सेट का। तो इसे भी स्मॉल कर देते हैं और अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। ये यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि आप स्पेस नहीं दोगे बीच में, वरना वो कोमा के बाद ही वो नेक्स्ट वैल्यू क्या करना शुरू कर देता है, रीड करना शुरू कर देता है। इससे पहले वाले केस में ये कंटेंट रीड होता है स्पेस इजी स्पेस। यहाँ ये केस इंसेंसिटिव ही होती है, अगर मैं इसे कैपिटल ई भी कर दूंगी ना यहाँ पे, तो भी ये क्या कर देगा, इसका इंडेक्स फाइंड कर देगा, वो होगा 2। दोनों फाइंड इन सेट और फील्ड क्या होते हैं, हमारे केस इंसेंसिटिव होते हैं। इसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का होता है कि जो भी हमने यहाँ पे नंबर दिया है, उसके बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमें वो चाहिए, वो रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर क्यों आया, क्योंकि जो ये रिजल्ट रिटर्न करता है ना, वो स्ट्रिंग की तरह रिटर्न करता है हमारे पास। ये हमें किस फॉर्मेट में कर देगा, आप ये देख रहे हो मैंने फॉर्मेट लिखा है कि कोमा सेपरेट बनाएगा डिजिट्स को। जैसे हम कहते हैं ना कि हम इंटरनेशनल फॉर्मेट में चाहिए या फिर इंडियन फॉर्मेट, तो उस तरीके से हम उसे फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं अपने नंबर को कोमा सेपरेट क्रिएट करने के लिए। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मेट, फॉर्मेट फंक्शन, और इसमें मैं लिख रही हूँ अपना कोई भी नंबर, तो मैं कुछ भी मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे डेसिमल नंबर, और मुझे चाहिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज चाहिए, ये है यहाँ पे। तो इस केस में क्या हुआ, मुझे मान लो 2 वैल्यूज चाहिए। अब इसे मैं रन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट,
आप यहाँ देखो सारी की सारी वैल्यू क्या हो चुकी है, कोमा सेपरेट हो चुकी है, और डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आई हैं, वो भी राउंड ऑफ होके। वहीं अगर मैं क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएंगे यहाँ पे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स राउंड ऑफ होने के बाद। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट मेथड, जो कि आप नंबर्स पे लगाओगे, लेकिन जो ये वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, ये एज अ स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है इस केस में। अब एथ फंक्शन है इंसर्ट करने का, कि आपके पास कोई स्ट्रिंग है, लेकिन आपको पता लगता है कि जो आपके पास टेबल में डेटा है, उसमें उसे कोई नया वर्ड ऐड करना है। मतलब मान लो पहले आपके पास सिर्फ डीएस से लिखा हुआ था, और आपको 10 या 15 एंट्री करने के बाद समझ में आया कि मुझे डीएस से ट्यूटोरियल्स लिखना है। तो आप डेटा डिलीट करके दोबारा तो अपलोड नहीं करोगे ना, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो पूरे कॉलम के ऊपर इंसर्ट कमांड, कि आप क्या बोल रहे हो कि मेरे पास डीएस से सिंप्लीफाइड नाम है, और मुझे क्या करना है, फिफ्थ इंडेक्स पे जाके, और आपको ध्यान होगा इंडेक्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। मुझे फिफ्थ इंडेक्स पे जाके 0 कैरेक्टर्स डिलीट करना है, जितने भी आपको कैरेक्टर डिलीट करने हो वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, और फिर क्या ऐड करना है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट का फॉर्मेट दिखाऊं आपको, तो इंसर्ट, हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग क्या है, डी एस ए सिंप्लीफाइड। फिर मैं बोल रही हूँ कि मुझे फिफ्थ इंडेक्स पे जाना है, तो फिफ्थ इंडेक्स क्या हुआ, D1 S2 A3 स्पेस 4, और मुझे एस के इस जगह पे हमारा ये फिफ्थ इंडेक्स हुआ। फिर मुझे 0 कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं, और उसके बाद मुझे ऐड करना है यहाँ पे टेक। इतना रन करने से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, डीएस से टेक्स्ट सिंप्लीफाइड। वहीं अगर मुझे ये डिलीट ही करना होता आगे तक, तो मुझे कितने लेटर्स डिलीट करने होते, 10 लेटर्स डिलीट करने होते, और उसके लिए मुझे क्या ऐड करना होता, टेक। तो मेरे पास सिंपल क्या आ गया वैल्यू, डीएस से टेक। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई कैरेक्टर्स डिलीट करके कुछ नया ऐड करना हो, या फिर किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में कुछ नई वैल्यू ऐड करनी हो, तो आप उस केस में क्या यूज कर सकते हो, इंसर्ट फंक्शन। फिर हमारे पास आते हैं 3 फंक्शन जो कि सेम काम करते हैं, आई इंस्टीआर, फिर पोजीशन और लोकेट। इसमें क्या होती है, हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है और एक सब स्ट्रिंग होती है, और अगर हमें ये फिगर आउट करना हो कि इस स्ट्रिंग में ये सब स्ट्रिंग किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, तो हम इन 3 फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस लोकेट में आता है, कि हम लोकेट में अलग से ये मेंशन कर सकते हैं कि हमें कहाँ से सर्च करना शुरू करना है। जैसे अगर हमने पास एक स्ट्रिंग होती डीएससी टेक्स्ट सिंप्लीफाइड, और मुझे एस का इंडेक्स फाइंड करना होता, तो एस मेरे पास कहाँ रहा है, डी के बाद जो सबसे पहली अपीयरेंस होगी उस करेक्टर की, उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो डी एस, थोड़ा बड़ा कर देते हैं पेज को। तो यहाँ पे एस कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 2, तो वो रिटर्न हो गया। वहीं अगर हमने पोजीशन यूज किया होता, तो इसका करेक्ट, इसका लिखने का सिंटेक्स क्या था, सब स्ट्रिंग पहले आती, फिर इन फंक्शन आता, और उसके बाद पूरी स्ट्रिंग का नाम आता। तो इसमें जो सिंप है, वो सब स्ट्रिंग कहाँ शुरू हो रही है हमारी स्ट्रिंग के अंदर, वो हो रही है यहाँ से शुरू। तो अगर आप इस इंडेक्स को कैलकुलेट करोगे, तो वो कितना आएगा यहाँ पे, 9। वहीं अगर हम ये फंक्शन लोकेट यूज करते, तो लोकेट में हमने कहा स्टार्टिंग पोजीशन ही इसकी 12 होगी, तो वो कहीं यहाँ कहीं से शुरू हो रही होगी, और इसमें हमारा सिंप सबस्ट्रिंग आ ही नहीं रही, तो इसलिए क्या आया यहाँ पे, 0 वैल्यू रिटर्न। तो आप इसे ट्राई करना, मैं एक करके दिखा देती हूँ। ये लोकेट वाली ट्राई कर लेते हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, लोकेट फंक्शन यूज करते हैं। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, अपनी सबस्ट्रिंग सिंप की वैल्यू। तो हम पहले मेंशन कर देंगे, सिंप हमें फाइंड करनी है सब स्ट्रिंग, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 12, हमारी स्ट्रिंग क्या है, डीएससी सिंप्लीफाइड, और ये कर देते हैं हम इसे रिटर्न, डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे टेक कर। अब वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 रिटर्न हुई, क्योंकि जो हमारी 12, जहां से स्टार्टिंग पोजीशन 12 है, उसके बाद हमारी कोई भी सब स्ट्रिंग अपीयर हो ही नहीं रही, तो इसलिए रिजल्ट क्या है यहाँ पे, 0। फिर आता है हमारे पास एलकेस, एलकेस लोअर, यूकेस अपर। ये आपको पता है कि अगर हमारी स्ट्रिंग लोअर केस में है, या कोई कैपिटल वर्ड से बीच में, तो उसे कम्प्लीटली लोअर कैरेक्टर्स में चेंज कर देगी। और अगर यूकेस या फिर आप अपर यूज करते हो, तो उसमें सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल। तो मैं कोई एक करके दिखा देती हूँ, और आप बचे हुए प्रैक्टिस कर लेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लोअर यूज करती हूँ, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम डीएस से टिक सिंप्लीफाइड को लोअर कैरेक्टर्स में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या हो गए, लोअर केस में अपीयर हो गए। वहीं अगर मैं यू केस यूज कर देती, यू केस, तो सारे कैरेक्टर्स क्या होते, कैपिटल लेटर में। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है हमारी लेंथ। जैसे आपके पास कैरेक्टर लेंथ थी, आपको ध्यान होगा हमने सबसे सेकंड फंक्शन पढ़ा था, कैर लेंथ और कैरेक्टर लेंथ, और ये वाला फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे लेंथ।
अब ये दोनों ही हमारी लेंथ निकाल के देते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, कैरेक्टर लेंथ और कैरेक्टर लेंथ में हमारी जो लेंथ निकल कर आती है वो कैरेक्टर्स के बेसिस पे आती है। और अगर आप लेंथ फंक्शन यूज करोगे तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो बाइट्स के टर्म में आएगी। तो ये समझाने के लिए मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है ये वाला, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कैरेक्टर लेंथ और लेंथ फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो ये हमारा कुछ चाइनीज स्ट्रिंग है, 2 लेटर्स की है। अगर वही हम कैरेक्टर लेंथ करते तो कैरेक्टर लेंथ हमारी लेंथ फाइंड करती है स्ट्रिंग की कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो चाइनीज लेटर्स में ये 2 लेटर हैं, सर 2 अल्फाबेट्स हैं, 2 कैरेक्टर है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है 2। और वहीं जब हमने लेंथ यूज करा तो उसका रिजल्ट आया 6, क्योंकि एक सिंगल चाइनीज कैरेक्टर को स्टोर होने के लिए कितने बाइट्स की नीड पड़ती है, 3 बाइट्स की। अगर 2 कैरेक्टर्स है तो कितने बाइट्स की नीड पड़ेगी, 6। तो लेंथ के लिए हमें क्या, कितना रिजल्ट आया 6, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर के लिए 3 बाइट और 2 कैरेक्टर्स के लिए 6 बाइट। और कैरेक्टर लेंथ आपके लिए कितना देगी, 2। हर एक कैरेक्टर को वो कितने बाइट्स कितने कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर थे इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आया 2। तो ये ध्यान रखना कि कब आपको बाइट्स के टर्म में लेंथ चाहिए और कब आपको कैरेक्टर्स की लेंथ में टर्म कैरेक्टर्स की टर्म्स में आपको लेंथ चाहिए। तो फिगर आउट कर लेना कब आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। वहीं अब आता है हमारे पास लेंथ लेफ्ट और राइट। अब अगर आप लेफ्ट और राइट फंक्शन यूज करोगे ना, तो लेफ्ट बोलेगा स्ट्रिंग दी काउंट दिया, कि लेफ्ट साइड से इस स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर्स मुझे एक्सट्रैक्ट आउट करने हैं, तो वो सारा रिजल्ट में आ जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास स्ट्रिंग है डीएससी टेक्स्ट सिंप्लीफाइड, और मुझे चाहिए लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे डीएस से आ गया। वहीं अगर मैं राइट मेंशन कर देती तो लास्ट के जो 3 कैरेक्टर्स थे वो मेरे पास आ जाते। इसे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आया हमारे पास लेफ्ट, और मुझे इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स चाहिए, लेफ्ट से 3, तो कितना आएगा मेरे पास वैल्यू यहाँ पे डीएस से। और अगर मैं सेम चीज राइट से करती तो तब कितना आता मेरे पास रिजल्ट आईईडी। तो ये फंक्शंस आपको उस केस में यूज करने हैं जब आपको स्ट्रिंग के लेफ्ट या राइट में से कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या करने हो, एक्सट्रैक्ट आउट करने हो। फिर आता है हमारे पास एलपेड और आरपेड। अब दोनों में डिफरेंस समझना क्या चीज होती है। इतना आपको कंफर्म होगा कि एल जहाँ पे भी वो मेंशन हो रहा है वहां पे लेफ्ट है, जहाँ आर मेंशन हो रहा है वहां पे राइट साइड से आपको स्ट्रिंग के साथ डील करनी है। अब लेफ्ट पैड क्या कहता है हमसे, कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी और हम उसे बताएंगे कि हमें लेफ्ट साइड से करना है। अब एलपेड स्ट्रिंग क्या करती है, लेफ्ट साइड में वो ऐड कर देती है। अब ये देखना है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मैंने ये एबीसीडी लिखी है जेड, तो आपको पता है कि यहाँ पे कितने करेक्टर्स हैं। अब मुझे चाहिए इस पूरी स्ट्रिंग में से 20 कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक। अब 20 कैरेक्टर्स चाहिए तो आपको पता है कि ये जो स्ट्रिंग है 20 कैरेक्टर्स से ग्रेटर है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी स्ट्रिंग जो होगी वो कट हो जाएगी 20 कैरेक्टर्स जहाँ पे भी हमारे आगे। तो ये 20 कैरेक्टर्स कहाँ तक पूरे हो जाते हैं, टी तक, तो रिजल्ट में हमारे पास 20 आ गया। लेकिन मैं वही अगर मेंशन कर देती 34, तो ये स्ट्रिंग का साइज क्या है, 34 से कम है। अब ये करेगा इस स्ट्रिंग को 34 साइज की बनाना शुरू कर देगा। लेकिन उसके लिए हमने क्या दिया है, हमने उसे अलग से वैल्यू दी है कि अगर ये स्ट्रिंग 34 से कम है तो उसके इसमें क्या करे, अगर एल पैड है तो लेफ्ट साइड से ये करेक्टर ऐड करना शुरू कर दे। और अगर आर पैड है तो वो राइट साइड से करना शुरू कर देगा। अगर स्ट्रिंग की लेंथ पहले से ही उतनी है या फिर उससे ज्यादा है तो वो उसे क्या कर देगा, कट। अब इसे ट्राई करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे रिमूव करते हैं और अपनी एबीसीडी लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमारी अल्फाबेट्स हो गए और मुझे चाहिए 20 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए। तो अगर 20 लेंथ की नहीं होती है तो उसमें क्या करेक्टर ऐड कर दे, 1 2 3 4। अब ये मैंने बोला है ये से करना है एलपेड, मतलब कि स्पेस भरने के लिए क्या करेगी, जो हमने एक्स्ट्रा स्ट्रिंग दी है ना उसे यूज कर ले। अगर जो हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है वो इतने लेंथ की नहीं है तभी। अभी क्या है, हमारी स्ट्रिंग ग्रेटर थी तो उसने हमें 20 की चाहिए थी, उसने कट कर दी। अब बाई चांस अगर मुझे क्या चाहिए, 34 की चाहिए, तो एल पैड को देख के वो करना शुरू कर देगा, लेफ्ट साइड से करेक्टर ऐड करना शुरू कर देगा। अगर 36 की चाहिए होती तो 36 में से हमारे पास 2 करेक्टर और थे, लेकिन ये थे 4 करेक्टर्स की, तो इसने क्या किया, सिर्फ 1 और 2 ऐड कर दिया। तो सिंपल क्या करेगा, सब स्ट्रिंग को यूज करेगा, जितने भी वो नंबर्स ऐड कर सकता है उस स्ट्रिंग को 36 साइज की बनाने के लिए। अगर हमें ये आर पैड यूज करते हैं तो आर पैड में राइट साइड से ऐड होनी शुरू हो जाती है। तो अब हमारी जो स्ट्रिंग ऐड हुई है वो लास्ट में ऐड हुई है। और अगर ये 20 होती तो तब क्या होता, हमारी स्ट्रिंग क्या होती, कट आउट हो जाती 20 लेंथ।
अब जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास वो है एल्ट्रीम आर्ट्रीम। हमेशा पढ़ते हुए आए हो, एल्ट्रीम मतलब लेफ्ट साइड से स्पेसेस को ट्रिम कर देगा, आर्ट्रीम मतलब राइट साइड से स्पेसेस को ट्रिम कर देगा। ट्रिम मतलब रिमूव करना। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग में क्या करूं, लेफ्ट साइड राइट साइड से बहुत सारे स्पेसेस दे दूं और मैं यहाँ लिख दूं आर्ट्रीम, तो अब आप रिजल्ट में देखना कि आपके यहाँ पे कोई भी स्पेस अलग से मेंशन नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देती आर्ट लेफ्ट ट्रिम, तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड से रिमूव करेगा। तो देखो यहाँ पे कितने सारे स्पेसेस हैं राइट में, और लेफ्ट में एक भी स्पेस नहीं है। और वहीं अगर हमारे पास आर्टरी होता तो लेफ्ट के साइड में जो स्पेसेस थे इनिशियली वो रिमूव नहीं होंगे। तो जो लेफ्ट, अगर आपको एल ट्रिम यूज कर रहे हो तो सिर्फ वो लेफ्ट साइड के रिमूव करेगा स्पेसेस, अगर आर ट्रिम यूज कर रहे हो तो स्ट्रिंग के जो एंड में है वो रिमूव होंगे। फिर हमारे पास आता है मिड सबस्ट्रिंग सबस्टियर। ये क्या, ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है एक्सट्रैक्ट आउट करने में हमारी सब स्ट्रिंग को जो भी गिवन लेंथ की है पर्टिकुलर पोजीशन से। अब ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग पोजीशन हम बता देंगे, उस स्टार्टिंग पोजीशन से इतने लेंथ की जो भी हमने मेंशन करी है उतने लेंथ की हमें सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे हमारे पास है डीएससी टेक्स्ट सिंप्लीफाई, तो पहले हम फिफ्थ इंडेक्स पे जाएंगे, तो फिफ्थ इंडेक्स कहाँ है? ये टी। इस टी से हमें क्या करना है, फोर करेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो फोर करेक्टर क्या हो गए यहाँ पे? टेक। तो रिजल्ट में कितना आ गया? टेक। तो सेम चीज सब स्ट्रिंग में और सेम चीज सब एसटीआर में, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कितना है सब एसटीआर में, आप इसमें स्टार्टिंग पोजीशन को नेगेटिव भी दे सकते हो। तो नेगेटिव देने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने -1 दिया है तो ये लेफ्ट मतलब कि पीछे से रीड करना शुरू करेगा। तो -1 पे ये डी कंसिडर करेगा, -2 पे ये आई करेगा, -3 पे ई, और फिर आई, फिर एफ, फिर आई। तो -1, -2, -3, -4 ऐसे करके एंड से होंगे हमारे शिफ्ट। तो हम क्या करते हैं इसमें एक फंक्शन कर लेते हैं, जैसे सब एसटीआर ही कर लेते हैं इसमें, और इस स्ट्रिंग को रिमूव करके लिखते हैं डीएस से टेक्स्ट सिंप्लीफाइड। अब हमें ये करना है, हमें -5 पे जाना है। तो -5 का मतलब क्या हुआ? आई, जो ये एल के बाद वाला है। अब मुझे इससे कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं? मान लो मुझे 5 कैरेक्टर्स निकालने हैं। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया? IFID। अगर मैं 4 कैरेक्टर्स के लिए बोलती तो लास्ट में से ये क्या कर देता? डी को रिमूव कर देता। और अगर मैं इसमें पॉजिटिव दूंगी 5, तो 5 का मतलब है ये टेक्स्ट से करना शुरू करता है, और टेक इसका रिजल्ट आ गया। तो सेम चीज आप ट्राई करना इसके लिए, मिड के लिए और सब स्ट्रिंग के लिए। कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। सब चीजें सेम तरीके से बिहेव करती हैं, सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेती हैं। सिर्फ वो यूजर्स को जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आते हैं उनके लिए इजी बनाने के लिए हम मल्टीपल फंक्शंस यूज करते हैं, और ये इसमें नहीं, हर एक लैंग्वेज में होता है। अब आता है हमारे पास रिपीट। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग प्रीवियसली हमारे पास एग्जिस्ट करती है, हमें उसकी वैल्यूज को रिटर्न करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसे कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है वो मेंशन कर देंगे। तो अगर हमारे पास ये डीएसएस सिंप्लीफाइड होता और हमें ये 4 टाइम्स रिपीट करनी होती, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिपीट लिखेंगे। ये देखो हमारे पास कितने टाइम्स रिपीट हो चुकी है? 3 टाइम्स रिपीट हो चुकी है। और अभी इसमें अगर स्पेस देके देखें तो देखो डीएसए सिंप्लीफाइड और डीएसए टेक्स्ट सिंप्लीफाइड, तो ये हमारे पास क्या होगी? 4 टाइम्स रिपीट हो रही है। अब आता है रिप्लेस। अब ये होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव सेंसिटिव आपको बता चुकी हूँ। एक बार ट्राई करना सारे फंक्शंस को ये फिगर आउट करने की कौन से केस इनसेंसिटिव है और कौन से केस सेंसिटिव है। अगर आपको रिप्लेस करना हो पहले अपनी स्ट्रिंग बताना, जो सब स्ट्रिंग वाला पार्ट है, मतलब कि मान लो अगर आपके पास ये डीएसए ट्यूटोरियल होता, ठीक है, और आपको इस ट्यूटोरियल को ही रिप्लेस करना था असाइनमेंट से, तो आप क्या करते? पहले स्ट्रिंग बताते कौन सी सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग का भी ट्यूटोरियल, तो आपको वो मेंशन वो रिप्लेस करना है किससे? असाइनमेंट से। और अगर बाई चांस आपने यहाँ पे टी कैपिटल कर दिया होता ना, और यहाँ पे कैपिटल, यहाँ स्मॉल है, तो ये रिप्लेस नहीं करेगा, इसलिए इसे हम बोला है हमने केस सेंसिटिव। तो ट्राई करते हैं इसे। हम क्या करना चाह रहे हैं? रिप्लेस करना चाह रहे हैं डीएसए टेक्स्ट सिंप्लीफाइड में से, हम करना चाह रहे हैं डीएस सिंप्लीफाइड को, सिंप्लीफाइड को किससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं? असाइनमेंट से। तो देखो क्या हो गया हमारे पास? डीएसए टेक असाइनमेंट। वहीं अगर मैं इसे स्मॉल एस कर देती ना, तो ये फिगर आउट ही नहीं कर पाता कि ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसने कुछ भी रिप्लेस नहीं किया और हमारे पास स्ट्रिंग क्या आ गई यहाँ पे? डीएसए टेक्स्ट सिंप्लीफाइड। अब हमारे पास आता है रिवर्स। अगर हमें स्ट्रिंग को ही उल्टा कर देना है तो तब हम क्या करेंगे? अगर हम चाहते हैं कि डीएसए टेक्स्ट सिंप्लीफाइड को हम रिवर्स कर दें लास्ट, मतलब लास्ट से उसे
प्रिंट कराना शुरू करें तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिवर्स फंक्शन यूज करेंगे। और अब हमारे पास जो आएगा वो आएगा DEI FILI इस तरीके से करके आएगा। तो ये हो गई कंप्लीटली हमारी स्ट्रिंग रिवर्स। नेक्स्ट फंक्शन है स्पेस। स्पेस मतलब बहुत यूजलेस फंक्शन है, आई डोंट नो कहाँ पे आप लोग यूज करने वाले हो या फिर मैंने कभी यूज नहीं किया है। तो अगर हमें चाहिए कि हमें स्पेस क्रिएट करना है 10 कैरेक्टर्स का, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, स्पेस के आगे नंबर्स मेंशन कर देंगे कितनी लेंथ का हमें स्पेस क्रिएट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना कि मुझे स्पेस चाहिए कितने कैरेक्टर्स का, 10 कैरेक्टर्स का, मतलब 10 लेंथ का, तो उतनी ही लेंथ का मेरे पास क्या क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे स्पेस। अगर मैं यहाँ 100 लिखती तो मेरे पास 100, तो देख रहे हो ये वैल्यू आगे तक एक्सटेंड हो चुकी है। तो मतलब यहाँ कुछ तो एग्जिस्ट करता है, नल नहीं है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। अब ये सबसे ज्यादा आप यूज कर सकते हो फंक्शन जब आप डेटा से डील करते हो कंपेयर करने के लिए स्ट्रिंग्स को। अगर आपको स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर करना हो, ये फिगर आउट करना हो कि ये आपस में इक्वल है, छोटा है, बड़ा है, तो उस केस में आप यूज करोगे स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन STRCMP। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो वो 0 वैल्यू देंगे। अगर स्ट्रिंग 1 छोटी आती है तो आपके पास वैल्यू आएगा -1। अगर स्ट्रिंग 2 छोटी आती है तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। जैसे मैं इस केस में लिखती हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग कंपेयर करनी है। तो मेरे पास पहली है DS से और दूसरी स्ट्रिंग भी क्या है, DS से। तो इस केस में मेरे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, 0, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम। ये बंद नहीं हुआ। हम्म तो अब देखना आप कितना वैल्यू आएगी यहाँ पे, 0। वहीं अगर मैं पहले को A लिख देती तो आपको पता है कि A क्या आता है, पहले आती है और DS से बाद में आएगी स्ट्रिंग। तो AS से छोटी हुई तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, -1। और वहीं अगर मेरी सेकंड डिजिट जो है वो D होती और ये SS से होती, तो ऑफ कोर्स DS से छोटी है SS से, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 आया। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शंस थे, तो वो सारे मैं यहाँ पे कवर कर चुकी हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी तो आप वीडियो को पोस्ट करके मेरे से पहले सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड करोगे कमेंट सेक्शन में। लेकिन तब तक आप इन फंक्शंस की प्रैक्टिस करो अच्छे से। एक बार हम फटाफट न्यूमेरिक फंक्शंस दे दें, बहुत छोटा सा पार्ट है ये, इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि जो हार्ड पार्ट था ये 5 फंक्शंस का, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझा चुकी हूँ। इन फंक्शंस को हम बोल देते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। अब आता है हमारे पास, अगर हमें किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो नंबर्स में, मैं कोई नेगेटिव नंबर है आपको उसका पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो आप यूज कर सकते हो APS, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिखा ABS और मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ -10। तो रिजल्ट में कितना आएगा इसका पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे 10 आएगी। फिर दूसरे फंक्शन और तीसरा, ये जो फंक्शन है ना यहाँ तक 2, 3 और 4, ये फंक्शंस होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री, जो मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मतलब बीटेक करिएगा स्कूल पर, अगर उन्हें थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है कि कोस होते हैं, साइन होते हैं, टेंजेंट होती हैं, कोटेंजेंट होते हैं, अगर आपको इन सब फंक्शन से डील करना पड़े तो आप बैठ के कैलकुलेशन तो नहीं करोगे ना कॉपी पे या कैलकुलेटर पे। तो इसमें आपके पास पहले से ही फंक्शंस बने हुए हैं कि अगर आपको किसी नंबर का आर्क कोसाइन निकालना हो, आर्क साइन निकालना हो, या आर्क टेंजेंट निकालना हो, या फिर दो नंबर का टेंजेंट निकालना हो, तो उस केस में आपके पास इनबिल्ट फंक्शन है, आपको सिंपल यूज करने हैं। लेकिन फिर भी जो नहीं, जिनको नहीं आती ये चीजें, मैंने आपके लिए एक फंक्शन बना दिया है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप आर्क वाली यूज कर रहे हो, आर्क कोसाइन आर्क साइन, जिनके पास मैथ्स से उन्हें आइडिया होगा कि ये करती है हमारे पास रिजल्ट देती है रेडियन की फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में। एक होता है डिग्री वाला रिजल्ट, एक होता है रेडियन। तो यहाँ पे रिजल्ट आता है हमारे पास रेडियन, और जिनके स्टार्टिंग में आर्क नहीं होता वहां हमारे पास ये इनपुट तो रेडियन में लेता है, लेकिन आउटपुट जो आता है वो आता है डिग्री में। मैं तो 30 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल, 60, 90 इस तरह से। तो अगर मैंने बोला होता कि मुझे आर्क साइन निकालना है 0.5 का, तो आपको पता है कि उसका एंगल कितना बन के आता है यहाँ पे, पाई/6। और यहाँ पे रेडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.144, जो भी आ गया उसे हम डिवाइड कर देते हैं 6 और हमारे पास रेडियन आ जाता है इसका रिजल्ट 0.523 से कैसे आगे तक। मैं सोलर के दिखा देती हूँ आपको कि अगर मैंने यहाँ पे 0.5 पर क्या निकालना चाहा होता है, यहाँ पे आर्क साइन, तो तब क्या आता है हमारे पास रिजल्ट, जीरो। अब देखो 0.523 इस तरीके से, और यहाँ पे जो मैंने सोल्यूशन दिया वो भी किससे स्टार्टिंग है, 0.523 से। तो ये होता है हमारे पास जब हमें रिजल्ट निकालना हो रेडियन में। और यहाँ पे जो ये साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट है, इसमें क्या होता है, हमारा पास इनपुट रेडियन में जाता है और आउटपुट किस में आता है, -1 और प्लस की फॉर्म में।
और एक चीज ये ध्यान रखना कि जब भी आप कोस और साइन दे रहे हो तो उसमें वैल्यूज क्या होंगी, -1 से 1 के बीच में। और इस चीज को मैं बहुत डीपली लेके नहीं जाना चाहती क्योंकि ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है। जिनको अगर आइडिया है कि साइन कोसाइन क्या होते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे -1 से 1 क्यों जा रही है वैल्यू। अगर आप नहीं हो साइंस बैकग्राउंड से या फिर मैथ्स वाले बैकग्राउंड से तो प्लीज जाके एक बार है ना थोड़ा सा सर्च कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री। आप पढ़ लेना कि इनकी वैल्यू -1 क्यों है, एंगल्स क्या होते हैं, रेडियंस क्या होते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। और वैसे भी जो डेटा बहुत जो डीपली डेटा से डील करते हैं ना, वो इन इन चीजों को यूज करना, ग्राफ की रीडिंग होती है इस तरह से, कोई सेल्स के ग्राफ की रीडिंग हो रही है तब हम इन फंक्शंस को यूज करेंगे। इतना यूज अभी आप नहीं करने वाले हो, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन आपको कहाँ यूज करने हैं। फिर आते हैं जो मेन फंक्शंस अभी हम यूज करने वाले हैं, वो आते हैं सील और सीलिंग। आप ऐसे समझो कि फ्लोर अगर एक कमरा है तो सील सील या सीलिंग क्या होती है, ऊपर की तरफ। फ्लोर क्या होता है, नीचे। तो फंक्शन के नाम से क्लियर है कि अगर हमने नंबर को डेसिमल नंबर में दिया हुआ है और हमने बोला उसको सील निकालनी है, तो जस्ट जो उसके ऊपर वाली वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, और अगर फ्लोर है तो उससे नीचे वाली। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता कि मुझे सील वैल्यू चाहिए किसकी, 0.5 की, तो जीरो न्यूमेरिक सिंगल वैल्यू 0 1 2 3 4 में 0.5 की सील वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे। और वहीं अगर मैं इसकी फ्लोर वैल्यू निकालूं तो फ्लोर वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 0। तो ये है हमारे पास सील और फ्लोर वैल्यू, और ये जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पहले से ही पता होगा दोनों चीजें। फिर हमारे पास सारे फंक्शंस आ गए, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, ये सब। अगर हमें ट्रंकेट फंक्शन यूज करना है, ट्रंकेट हम कब यूज करते हैं, जब हमें ये मेंशन करना हो कि जो हमारे पास नंबर है उसके बाद में जो डेसिमल नंबर्स हैं वो आपको कितने रखने हैं। कि मान लो आपके पास यहाँ पे डेटा में ट्रंकेट में एक डेसिमल नंबर होता, तो मैं बड़ा नंबर लेती हूँ यहाँ पे और डिजिट, ये है डेसिमल नंबर, और मुझे चाहिए डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स, तो मैं उसमें यूज करूंगी ट्रंकेट। तो आपके पास ट्रंकेट देखो, पॉइंट के बाद 7 9 8 में ही कट हो गया, 3 डिजिट्स पॉइंट के बाद। तो ऐसे केस में आप यूज करोगे ट्रंकेट। लेकिन एक चीज होती है यहाँ पे, राउंड ऑफ भी होता है, लेकिन राउंड ऑफ में क्या करता है, वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रखता, लेकिन वो जो ये क्या कर रहा है यहाँ, तो ट्रंकेट कर रहा है, मतलब 3 डिजिट पर साइड डिजिट को रिमूव कर दे रहा है। लेकिन राउंड ऑफ में क्या होता है, ये राउंड ऑफ होता है। राउंड ऑफ आपको आता होगा, मैथ्स करा है आपने इतना तो बेसिक जूनियर लेवल पे। अगर आप यहाँ राउंड करोगे तो यहाँ पे पता है कितनी वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए आपके पास 799, क्योंकि जो ये 7 है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो वो अपनी जस्ट पहले वाली वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1। तो ये कितनी आ गई, 799। अब आता है हमारे पास स्क्वायर। ये आता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, आप नंबर दे दोगे, अगर आपको उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, फंक्शन SQURT, SQRT। और ये अगर मैं 16 देती हूँ तो सबको पता है कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यहाँ पे ये होता है 4। तो वो आ गया आपके पास रिजल्ट में। अब आता है हमारे पास साइन। साइन बहुत सिंपल है, अगर आपको ये पता लगाना हो कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो आप उसके लिए यूज करोगे साइन। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो आपको +1 रिटर्न करेगा, जीरो हुआ तो जीरो रिटर्न करेगा, अगर वो नेगेटिव नंबर हुए तो -1 रिटर्न होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख के दिखा देती हूँ, एक करके दिखा देती हूँ सॉल्व साइन, और यहाँ होता है -16, तो इस केस में क्या आना चाहिए, इस केस में आना चाहिए -1, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। वहीं अगर हमारे पास प्लस का होता तो ये देता हमें 1। नेक्स्ट फंक्शन में आपको राउंड वाला समझा चुकी हूँ। रैंडम क्या होता है, रैंडम हम आपको ध्यान होगा जिसने जावा स्क्रिप्ट भी थोड़ी बहुत करी है, कोई भी लैंग्वेज, तो हम उसमें यूज करते हैं रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन क्या करता है, 0 to 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दे देता है, कोई भी अपनी मर्जी से हमें 0 या 1 के बीच में जनरेट करके दे देता है नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल राउंड लिखती हूँ और हर बार डिफरेंट वैल्यू आती है, राउंड और रैंडम, सॉरी, राउंड के अंदर तो हमारे पास डिजिट होनी चाहिए ना, तो रैंडम। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि रैंडम फंक्शन क्या करता है, हमारे पास 0 to 1 के बीच में जनरेट करता है वैल्यूज को। तो हाँ, एक चीज करेक्ट कर लेना अपने फाइल में भी कि ये रैंडम फंक्शन होता है, RAND लिखते हो आप बस इसमें। और ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्या लिखना, सिर्फ इस तरीके से कि रेंड फंक्शन होता है रैंडम, जो कि हमें वैल्यू जनरेटर करके देता है किस किस के बीच में, 0 to 1 के बीच में। तो आप इसे रन करोगे तो कभी ये 0.273 वैल्यू दे रहा है,
उसके बाद दोबारा रन किया तो 0 पॉइंट, तो हमेशा जितनी बार भी आप रन करोगे तो रेंडमली 0 to 1 के बीच में से उठा के वो आपको वैल्यूज रिटर्न कर देगा। फिर हमारे पास आ जाए यहाँ पे रेडियन और डिग्री। तो इसका तो मैं कोड क्या ही बताऊं, जिसको जिनको यूज नहीं करना, तो रेडियन डिग्री क्या करता है कि आप यहाँ पे इनपुट डिग्री देते हो और ये आपको रिजल्ट देता है रेडियन के टर्म्स में। इस फंक्शन में होगा कि आप रेडियन में इनपुट दोगे और डिग्री में आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा रही हूँ, जिसको यूज करना डायरेक्ट यूज करके देख लेना एक बार। फिर जो आता है पावर, इसमें भी दो फंक्शन होते हैं, या तो आप पी और डब्ल्यू लिख दो या फिर पावर लिख दो पूरा। इस नंबर की रेस टू पावर जो भी हमने मेंशन की हुई है वो कितनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ मुझे पावर चाहिए, पावर किसकी चाहिए, नंबर टू। और टू की पावर टू कितना होगा यहाँ पे, टू की पावर टू कितनी होती है यहाँ पे, 4। तो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। वहीं अगर मुझे टू की पावर 3 देखनी होती तो कितनी आती, 8। तो ये आ गया। सेम चीज आप पी और डब्ल्यू से भी कर सकते हो, इसका भी रिजल्ट कितना आएगा, 8। क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है, सब नंबर की रेस टू पावर जो भी उन्होंने मेंशन की हुई है वही तो रिटर्न कर रहा है ना, तो दोनों फंक्शन सेम हुए, रिजल्ट भी सेम आया। फिर पाई फंक्शन क्या होता है, आप इसे अलग से मेंशन कर सकते हो। पाई अगर आपको 3 पॉइंट, की 3.4 के आगे भी बहुत बड़ा नंबर होता है ये, ठीक है। तो अगर आपको ये अलग से मेंशन नहीं करना हो तो आप क्या कर सकते हो, अलग से सिर्फ पाई लिखो। या आप इसे लिखोगे ना तो ये अपने आप पीछे से इंजन क्या रिटर्न कर देगा, 3.14, जो भी पूरा आगे तक का नंबर होता है। तो आप इसे कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। मोड और डिवीजन आपको पता है, मोड क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। डिवीजन क्या देता है, हमारे पास क्वेश्चन देता है। अगर आप दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो और वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो आप अगर आपको रिमाइंडर की नीड है अपने रिजल्ट में तो आप मोड यूज करना। अगर आपको क्वेश्चन की नीड है तो डिवाइड यूज करना। दो फंक्शन है, मोड और डिवीजन। माई सिक्वल मोड को कंसीडर करता है एज अ फंक्शन, लेकिन डिवीजन हम यूज नहीं कर सकते माई सिक्वल में। लेकिन जो और हमारे पास कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटाबेस से डील करती है, उसमें मैक्सिमम में हम डिवीजन यूज कर सकते हैं। इन्हें यहाँ रखने का मोटिव ये था कि आप ये कंफ्यूज ना हो कि मोड अलग है, मोड हमारा डिवीजन से डील नहीं करता। मोड क्या कहता है कि हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब मोड को हम रन कर सकते हैं। अगर आप मोड को करोगे ना यहाँ पे, तो मोड करने पे आपके पास 0 आ रहा है, क्योंकि इसका मॉड्यूलस, क्योंकि 2 कंप्लीटली डिवाइड करता है 8 को। वहीं अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना आता है हमारे पास, 1, क्योंकि 2 4 टाइम्स कितना हो गया, 8। तो रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे, 1। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे लीस्ट, ये लोग, हाँ लोग की आपको पता है लोग कैसे निकालते हैं। लोग में हमारे पास एक बेस होता है कि किस बेस पे हम लॉगरिथम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं किसी नंबर की। इस केस में हमारा लोग कितना है, यहाँ पे नेचुरल लोग है। फिर यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2, बेस हमारा 2 है। अगर मैं ये वाला एग्जांपल दिखाऊं, आपको पता होगा जब आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हमें रिजल्ट में वो वैल्यू आती है कि 2 की कितनी पावर रखें जो हमारे पास 8 आ जाए। तो रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पे, 3। अगर यहाँ 10 होता है तो 10 के लिए भी हम सेम करते हैं। अगर लोग 10 और वैल्यू होती 100, तो 10 की पावर कितनी रहे जो हमारे पास 100 वैल्यू आ जाए, तो वो होती है हमारे पास 2। तो आप इसे रन करके देखना, तो रन करने पे कितना आएगा यहाँ पे। अगर हम कर रहे हैं लोग 2 और लोग 2 में हम क्या लिख रहे हैं, 8, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3। अगर वहीं अगर हमारे पास होता 10, 10 होता 100, तो 10 की कितनी पावर होगी जो हमारे पास 100 आ जाएगा, तो वो आ गया हमारे पास रिजल्ट में 2। अब हमारे पास आते हैं बहुत सिंपल से फंक्शंस बचे हैं, लीस्ट और ग्रेटर। तो आपके पास पूरी लिस्ट होगी नंबर्स की। इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा लिस्ट के थ्रू। ग्रेटर में क्या होगा कि जितनी भी आपकी लिस्ट है उसमें जो सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर है वो रिटर्न हो जाएगा। तो अगर मैं इससे लिस्ट लगा के देख लेते हैं एक बार, लिस्ट में क्या हुआ, लिस्ट लिखा, हमारी लिस्ट क्या है, 3, 10, 45, 21। तो इस लिस्ट में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 3। तो वो आपके पास रिजल्ट में आ गया। वहीं अगर मैं अगर लिख देती, मैं ग्रेटर लिख देती यहाँ पे, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है जो कि यहाँ पे 45, वो रिटर्न हो गया। तो जो लास्ट फंक्शन इसमें बचता है वो है एक्सपोनेंट। तो इसमें क्या होता है, जो भी हम पावर यहाँ पे मेंशन करेंगे तो ई रेस टू पावर जो वैल्यू मेंशन है वो कितना रिजल्ट में आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती 1, तो अगर हमें ये पता लगाना हो कि ई रेस टू पावर 1 कितनी वैल्यू होती है, मतलब ई की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया है यहाँ पे, ई एक्स टी। मैंने यहाँ पे ई लिख दिया तो मैं रिजल्ट में ई निकालना था। तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.71। जो मैथ्स से बैकग्राउंड से उन्हें पता ही था पहले से ई की वैल्यू कितनी होती है। अगर आप इसकी 2 कर दो
तो इस ई की वैल्यू अगर हम 2 कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 7.3, जो 2.7 थी उसकी पावर 2। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे सारे फंक्शंस न्यूमेरिक में और स्ट्रिंग में। थोड़े आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करने हैं, कहाँ अप्लाई करने हैं। और ये लेक्चर छोटा था, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर है सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि अभी तक हमने डेट टाइम से डील नहीं किया है। वो इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको यूज करने के लिए भी बहुत मिलेगा अपने पूरी पूरी जर्नी में एसक्यूएल की में। तो वेट करना, तब तक आप इन चीजों को प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो, एसक्यूएल क्वेश्चन सोल्व करो, जिससे जब हम कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको इजी रहेगा और आप बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। और एट द एंड मैं वही बोलूंगी कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, पसंद आती हो, तो प्लीज थोड़ा सा इसे शेयर करना शुरू करो। लिंक्डइन के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, किसी के थ्रू भी शेयर करो या अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो, वॉच टाइम इंक्रीज हो, मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और ऐसे लेक्चर्स लेकर आऊं जिस जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपको कंटेंट समझने में। ठीक है, तो वीडियो यहीं करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।